हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैल्विन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हिंदी को। और हिंदी कहने को तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट है जब हम पढ़ने जाते हैं। लेकिन आपको डरने की, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप उस कहानी को समझोगे और खुद अपने आंसर को लिख पाओगे। सबसे पहले हम समझेंगे इस पार्ट के सार को। इस पार्ट के सार को पढ़ने के बाद फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे, और क्वेश्चन में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ में जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखेंगे, जिससे आपका कंप्लीट जो है सिलेबस जो है आपका कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज मेरे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज बहुत ही फेवरेट जो है सबका रहता है, ठीक है। और ये जो है लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? ये यशपाल जी के द्वारा जो है लिखा गया है। अब बात यशपाल जी की आई है, तो चलिए जानते हैं यशपाल जी के बारे में, क्योंकि उनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो यशपाल जी हैं ये यशपाल जी हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो हुआ 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर में हुआ। फिरोजपुर में इनका जन्म हुआ, जो कि फिरोजपुर कहां पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। चलिए इनकी मृत्यु की बात करें। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी में हुई। और वाराणसी कहां आता है? ये आता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में जो है ये पड़ता है। ये बहुत बड़े उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें, इनकी जो मोस्ट फेमस रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? तो एक थी दिव्या, और थी देशद्रोही, और फूलों का कुर्ता। ये जो है इनकी मुख्य रचनाएं थी। अब बात यशपाल जी की है, तो इनको देख लेते हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया, इनको कौन कौन से पुरस्कार जो है दिए गए। तो पुरस्कार की बात करें तो इनको दिया गया देव पुरस्कार दिया गया, जो कि कब दिया गया? 1955 में जो है इनको देव पुरस्कार दिया गया। सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये दिया गया इन्हें 1969 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण दिया गया इन्हें 1970 में। 1970 में पद्म भूषण मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि 1976 में जो है इनको इनके लेखन के लिए दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके जो मुख्य किरदार हैं कौन कौन से? इनके मुख्य किरदार जो हैं, एक लेखक महोदय हैं और एक हमारे नवाब साहब हैं, जो कि नवाब साहब एक नवाबी में हैं अपने, और लेखक महोदय जो है बहुत चिंतन में हैं। क्यों चिंतन में है? इसकी एक संक्षिप्त कहानी जो है हम आपको समझाएंगे, सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको जस्ट कहानी को सुनना है। कहानी को सुनते ही आपके हर चीज समझ में आ जाएगी और आप खुद अपने आंसर बना पाओगे, ठीक है। पहले हम पाठ का सार पढ़ने से पहले मैं आपको जो है कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। कहानी सुनाने का तो बोर नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। मजेदार कहानी है, क्योंकि भाई नवाब साहब की कहानी है तो बहुत मजेदार है। संक्षिप्त रूप में आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको जो है जब हम पढ़ेंगे तो आप कैच कर पाए, चीजों को मिला पाए। चलिए दोस्तों सुनिएगा। तो संक्षिप्त रूप में मैं आपको कहानी सुनाता हूं इसकी। तो लेखक महोदय चाहते हैं कोई कहानी लिखने के लिए वो चाहते हैं कोई एकांत जगह उनको मिल जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? सेकंड क्लास का जो है ट्रेन का टिकट ले लेते हैं। ट्रेन का टिकट लेकर वो सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ते हैं। अब वो सोच के आए होते हैं कि मैं जाऊंगा और वहां आराम से बैठ के सोच विचार करके मैं अपनी कहानी को लिखूंगा, और साथ में वो चाहते थे कि बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को मैं देखकर और अच्छे विचार आएंगे मुझे, और मैं अच्छी कहानी लिख पाऊंगा। लेकिन जब वो कोच में जाते हैं तो देखते हैं अपने डिब्बे में कि वहां पर नवाब साहब बैठे हुए हैं, और नवाब साहब पालती मार के बैठे हुए हैं आराम से। नवाब साहब के साइड में तौलिए पे 2 चमकदार खीरे रखे हुए हैं। लेकिन जब लेखक महोदय जाते हैं नवाब साहब के पास बैठने के लिए, तो नवाब साहब को कुछ उत्साह नहीं होता। उन्हें उनकी आंखें जो है तर्कसंगत तरीके से जो है उनको देखती हैं, यानी उन्हें देखकर जो है लेखक महोदय को खुशी नहीं होती है। तो नवाब साहब भाई नवाबी में बैठे हुए थे अपनी पालती मार के। कुछ टाइम बीत जाता है तो नवाब साहब क्या करते हैं? नवाब साहब परेशान होते हैं कि मेरे पास जो खीरे रखे हुए, अमूल्य पदार्थ रखा हुआ है, यानी साधारण पदार्थ रखा हुआ है, इसको मैं कैसे खाऊं इनके सामने। काफी देर बीतने के बाद
नवाब साहब क्या करते हैं, नवाब साहब जो है पूछते हैं, आदाब और जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो जो हमारे लेखक महोदय हैं वो कहते हैं, धन्यवाद किबला, शौक फरमाए, यानी आप ही खाइए। अब ये सब देखने के बाद वो क्या करते हैं, नवाब साहब मजेदार चीज करते हैं, वो उस तौलिए को उठाते हैं, झाड़ते हैं और अपने सामने बिछा देते हैं। अपने सामने बिछाने के बाद वो अपनी सीट के नीचे से लोटा निकालते हैं और खिड़की के बाहर उन दोनों खीरों को अच्छे से धोते हैं। धोने के बाद वो अपने जेब से चाकू को निकालते हैं और चाकू निकालने के बाद वो खीरे के सर को काटते हैं। खीरे के सर को काटकर उसमें झाग निकालते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली घर पे करते हैं खीरे को खाने से पहले, तो वो भी वही करते हैं। उसके झाग को निकालते हैं और छील के उसके पीसेस कर लेते हैं, यानी उसको काट के जो है उसके टुकड़े कर देते हैं और सामने जो है रख देते हैं। और फिर क्या करते हैं नवाब साहब उस पे जीरा नमक जो है डालते हैं। जीरा नमक डालने के बाद जीरा नमक डालते हैं, उस पे मिर्च डालते हैं। और ये सब देख के लेखक महोदय के मुंह में पानी आ जाता है और नवाब साहब के मुंह में पानी आ जाता है। तो खाने से पहले नवाब साहब एक बार और पूछते हैं, क्या आप खाएंगे? तो लेकिन जब लेखक महोदय ने एक बार ही मना कर दिया तो वो कैसे दोबारा हाँ कर देते? तो वो कहते हैं, नहीं, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये उनकी जो आत्मसम्मान था उसको ठेस पहुंचाता। ठीक है, तो उसे बनाए रखने के लिए जो है उन्होंने फिर से मना कर दिया। फिर नवाब साहब क्या करते हैं, नवाब साहब खीरे की फांक को उठाते हैं, खीरे की पीसेस को उठाते हैं और उन्हें सूंघते हैं। सूंघने के बाद खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। फिर दोबारा खीरे की पीसेस को उठाते हैं, सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर लेखक महोदय को आश्चर्य होता है कि कर क्या रहे हैं नवाब साहब। फिर नवाब साहब क्या करते हैं, उस तौलिए को उठाते हैं, अपने हाथ पोंछते हैं और मूंछों को पोंछते हैं, मुंह को पोंछते हैं, उसके बाद जो है लेट जाते हैं। यानी नवाब साहब ने खीरे नहीं खाए, जस्ट उन्होंने सूंघे। और फिर कुछ देर बाद एक डकार लेते हैं, जैसे उनका जो पेट है, उनका जो मन है वो तृप्त हो गया हो उन खीरे से, यानी पूरा जो है संतुष्टि जो है उन्हें सिर्फ सूंघने से मिल गई, खाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी कहानी को हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या हुआ उसके बाद। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कहानी को और जानते हैं पाठ के सार को कि क्या क्या जो है आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो मेन पॉइंट जो है मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, सेकंड क्लास की टिकट लेने का उद्देश्य क्या था, किसका? लेखक महोदय का। तो लेखक का कोई नई कहानी लिखने हेतु उस विषय के बारे में लेखक का कोई नई कहानी लिखने हेतु उस विषय के बारे में सोचने के लिए एकांत चाहता था, यानी कोई ऐसी जगह जहां पे वो सोच सके आराम से, कुछ ऐसी जगह को वो ढूंढ रहा था। इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। सेकंड क्लास का टिकट जनरली जो है लोग कम लेते हैं, ठीक है, तो वहां भीड़ भी कम होती है, इस वजह से जो है नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। उसकी इच्छा यह भी थी कि वह रेल की खिड़की से मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके और अच्छा और बेहतर जो है वो लिख सके। ये जो है सेकंड क्लास लेने के पीछे जो रीजन था वो क्या था लेखक का, ये था। चलिए जानते हैं आगे। डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति, जब लेखक जाता है डिब्बे में तो वहां देखता है पालती मारे नवाब साहब बैठे हुए हैं, नवाबी की ठसक में अपनी नवाबी की ठसक में बैठे हुए हैं। तो जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालती मारे बैठे हुए थे भाई। उसने उनके सामने दो ताजा खीरे तौलिए पर रखे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो चमकदार खीरे जो हैं तौलिए पे साइड में रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, यानी जब नवाब साहब जब उस लेखक को देखते हैं तो उनके मन में कोई खुशी नहीं होती है कि ये जो है आ गए। तो जैसे होता है जनरली, क्या होता है जब हम किसी बस में जा रहे होते हैं, किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो हमारे पास वाली सीट पे जो है कोई आके बैठ जाता है तो हमें ज्यादा खुशी होती नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अकेले सफर करें, यही चाहते हैं, और बल्कि हम क्या करते हैं अपने सामान या बैग वगैरह जो है पड़ोस वाली सीट पर रख देते हैं जिससे वहां कोई आके बैठे ना। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे नवाब साहब को कोई खुशी नहीं होती है लेखक महोदय को देख के। चलिए, इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरे जैसी साधारण सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था,
ठीक है, इस वजह से जो है वो ज्यादा जो है खुश नहीं थे कि कोई जो है आके यहाँ पे बैठे और मैं उनके सामने जो है ये खीरे खाऊं। तो सफेद पोश की अगर बात करूं, सफेद पोश होता है जो सफेद कपड़े पहनते हैं या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसको कहते हैं सफेद पोश। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। जब कहानी में आगे बढ़े हम, लेखक, नवाब साहब और खीरा, अब इन तीनों की बात होती है, इन तीनों के जो है क्या तालमेल होती है, चलिए जानते हैं। जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि ये खीरे किस प्रकार खाए जाएं। बड़े काफी संकोच में थे। हम भी जनरली क्या करते हैं, जब हमारी सीट के पड़ोस में कोई बैठा होता है, पड़ोस में बैठा होता है, तो हम अगर हम घर से लंच लेके आते हैं, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, तो हम नहीं खाते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कोई एकांत जगह मिल जाए जहां मैं सुकून से खा पाऊं, कि हम खा रहे हैं तो इस पड़ोस वाले को कैसा लगेगा, अजीब लगेगा। ठीक है, हमें भी खुद अजीब लगेगा ऐसा करने में, तो इसलिए जो है वो संकोच में थे उन खीरे को खाने में। तब हारकर उन्होंने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। तो वो पूछ लेते हैं, हम भी क्या करते हैं जब कोई खाना खाते हैं तो पूछ लेते हैं पड़ोस वाले से, भाई खाओगे? तो वो मना कर देते हैं, नहीं शुक्रिया। तो वैसे ही जो है यहाँ पे नवाब साहब पूछ लेते हैं लेखक से, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा दिया। यानी लेखक ने कहा नहीं थैंक यू, आप खाइए, हम नॉर्मली यही करते हैं। तो नवाब साहब ने भी, लेखक महोदय ने भी यही किया। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछा दिया। ठीक है, तो साइड में रखे हुए थे ये तौलिए के ऊपर 2 खीरे, तो तौलिया उन्होंने निकाला, तौलिए को झाड़ा और अपने सामने बिछा दिया। चलिए आगे जानते हैं। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। खाने से पहले नवाब साहब हैं तो खीरों को धोएंगे भी, तो उन्होंने खिड़की के बाहर जो है उनको धोया और तौलिए से पोंछा। ठीक है, रगड़ रगड़ के उन्होंने पोंछा। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काट डाले। ठीक है, खीरों के सर काट डाले और काट कर जो है उनका झाग निकाला होगा, तो घिसकर उनका झाग निकाला और बहुत एहतियात सावधानी पूर्वक जो है छीलकर खीरों की उन फांकों को, फांक मतलब पीसीस को, ठीक है, टुकड़ों को करीने से, यानी करीने से मतलब एक बे में एक सजाकर जो जैसे रखते हैं हम चीजों को, वैसे करीने से तौलिए पर सजाया। ठीक है, आगे जब पढ़ते हैं, कहता है ये सब करने के बाद उन्होंने उन फांकों पर जीरा मिलाया, नमक मिलाया, लाल मिर्च और सूखी बुरक दी। ये सब देखकर लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। ठीक है, नॉर्मली होता भी है, जब हम देखते हैं कोई चीज ऐसी चटपटी टाइप की या खट्टी चीज, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो यहां भी लेखक महोदय और नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया ये सब देखने के बाद। नवाब साहब का खीरा खाने का विशिष्ट ढंग, भाई ये बहुत फेमस है नवाब साहब खीरा खाने के लिए अपने। तो ये सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। ठीक है, ये सब करने के बाद जब काटने, छीलने और नमक मिर्च जो है बुरकने के बाद जो है नवाब साहब जो है फिर से पूछते हैं लेखक महोदय से, क्या खीरा खाएंगे? क्या खीरा खाएंगे? तो लेखक महोदय क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी, यानी मन था उनका लेखक महोदय का, लेकिन भाई पहली बार में जब मना कर दिया, अब दूसरी बार में कैसे हाँ कर देते। इसी वजह से जो है लेखक नवाब साहब का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा देते हैं कि उनकी जो है उनका मैदा जो है कमजोर है, यानी उनका जो पेट है वो वीक चल रहा है, उनका जो पेट है वो खराब चल रहा है, इस वजह से जो है वो मना कर देते हैं। ठीक है, चलिए तब नवाब साहब ने फांकों को सूंघा इस तरीके से, स्वाद का आनंद लिया। ठीक है, स्वाद का आनंद लिया, सूंघ कर जो है उन्होंने स्वाद का आनंद लिया और उन फांकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। उठाया पीस, सूंघा, आनंद लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उठाया पीस, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ पूंछ लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारा जो है उन्होंने खाना खा लिया हो, इस तरीके से उन्होंने हाथ पहुंचे और मुंह पहुंचा। और कहता है लेखक को लगा जैसे वे उससे कह रहे हैं कि ये है खानदानी रईसों का तरीका, यानी जो नवाब साहब है, नवाब साहब में क्या है, ठसक है नवाबी की, तो उसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, उन्होंने जो है नवाबी तरीके से खीरे को खाया कि हम खीरे जैसी अमूल्य जो है साधारण पदार्थ भी, साधारण वस्तु भी जो है हम इस तरीके से जो है हम खाते हैं। ठीक है, तो ये है नवाबी के इनके रंग। आगे चलते हैं हम। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया। भाई जब खीरा खाया है
और उसका स्वाद लिया है सूंघकर, तो डकार भी जरूरी है। तो भाई नवाब साहब कम थोड़ी हैं, तो नवाब साहब ने एक मस्त डकार ली, जैसे उनके जो मन है वो तृप्त हो गया हो खीरा खाने से, उन्हें पूरी पूरी जो है संतुष्टि मिल गई हो, तो डकार जो है जरूरी थी। तो यहां पे जो है नवाब साहब एक डकार मार देते हैं। अब इस कहानी का आधार क्या है, ठीक है, ये सब करने से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी आपको अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है, तो कहानी आपको जब अच्छे से याद हो गई है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीख देख लेते हैं कि हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है, यानी लेखक जो है क्या सीख देना चाहता है। ये सब देखकर लेखक सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने की डकार आ सकती है, मतलब कि सिर्फ सूंघने से ही, ठीक है, सिर्फ सूंघने से ही हमें डकार आ सकती है, तो बिना विचार और घटना के, बिना विचार के और बिना घटना के, बिना पात्रों के, लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। या आप जानते हैं कोई भी कहानी लिखने के लिए क्या चाहिए होता है। मेरे लिए आपको कहानी लिखने के लिए विचार चाहिए होते हैं। विचार आपके मन में आएंगे तभी आप उनको कॉपी पे उतार पाएंगे, कभी तभी जो है आप उसकी कहानी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे विचार और घटना चाहिए होती है कि कोई घटना घटी है तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ऐसे पात्र चाहिए होते हैं, पात्र मतलब कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए होता है हमें, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके ऊपर कहानी हम लिख रहे हो, वो चाहिए होते हैं। लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, यानी विचार और घटना और पात्रों के बिना कोई कहानी क्यों नहीं लिख सकते। जब नवाब साहब खीरा सिर्फ सूंघकर डकार ले सकते हैं, तो लेखक महोदय बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के कोई कहानी क्यों नहीं लिख सकते। तो ये जो है यहां से निकल के आपका आधार आता है इस कहानी का। आई होप आपको जो है अच्छे से ये कहानी जो है समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आंखें बंद करके एक बार कहानी को रिवाइज करना, ठीक है, अपने माइंड में कुछ भी जो है डाउट नहीं रहेगा कि नवाब साहब की ठसक जो है आपके अंदर ठूस ठूस के भर गई होगी कि कितने जो है नवाब साहब रंगीले आदमी थे। तो बच्चों ये था हमारे लखनवी अंदाज चैप्टर की व्याख्या। आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप उस लेखक की जगह खुद को महसूस करना, खुद को फील करना, जिससे आप इसकी जो कहानी है इसके पीछे की वो आप समझ सको। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं सीबीएसई द्वारा प्रीवियस ईयर में, और साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।